इस वक्त हम हैं गुजरात की धरा पर और गुजरात महाराष्ट्र घूमते घूमते हम पहुँचे यहाँ वापी शहर में। और वापी शहर में हमने देखा कि एक शिविर यहाँ लगा हुआ था वैद्य रोहतास सोनी और बबलू भाई का। और शिविर में आए क्योंकि हमारे थोड़ी प्रॉब्लम थी और शिविर यहाँ लगा हुआ था, तो हमने देखा ये गौशाला यहाँ, अभी हम इसका भ्रमण भी करेंगे और देखेंगे कि इतनी बड़ी गौशाला है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कितनी गौवें, कितने नंदी यहाँ हैं। और हमने सुना है कि इस गौशाला में तो कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी है, भेड़ भी है, बकरी। रुपया लगता है इसमें, सैकड़ों की तादाद में वर्कर भी काम करते होंगे। इसमें भी हम बात करेंगे। अभी यहाँ के ट्रस्टी आए हुए हैं, उनसे हम मिलेंगे। उन्होंने हमें समय दिया और स्पेशली वो अपना काम धंधा छोड़ करके और यहाँ एसजी मीडिया को अटेंड करने के लिए आए हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे हम। एसजी मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आशट को देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको जय श्री राम, नमस्कार भाई साहब। अपना परिचय दीजिए पाठकों को और अपनी इस गौशाला का नाम और क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं, कौन कौन से पशु यहाँ हैं, भामाशाहों का क्या रोल रहता है, कितना यहाँ वर्कर काम करते हैं, कैसे क्या ये पशुओं का चारा वगैरह की व्यवस्थाएं, कैसे क्या रख रखाव करते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अन्य गौशालाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे और हमारा चैनल आपके इस मोटिवेशन को पूरे राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में भी प्रसारित करेगा। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम। हमारी जो संस्था है वो अबोल जीवों की एक कारुण्य भूमि है। यहाँ सभी जीवों यानी चींटी से लगा के हाथी तक, ऐसा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सूत्र है, उसको चरितार्थ करते हुए हमारे जैनों में भी एक सूत्र है, एकेंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक, यानी सभी प्रकार के जीव यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी सेवा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। और ज़्यादातर यह वापी गांव जो गुजरात की बॉर्डर है, यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट होता है, हजारों की संख्या में देवनार स्लॉटर हाउस में जो पशुओं को कत्ल के लिए ले जाते हैं, वह पशुओं को हम और हमारे सब कार्यकर्ता जान को जोखिम में डालकर वो पशुओं को बचाते हैं और बचाने के बाद यह संस्था में रखकर उनकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। जैसे बहुत सारी भेड़ बकरियां जिनको बहुत ही क्रूरता से एक टक में जहां 40 रखनी चाहिए वहां 300 भर के ले जाते हैं स्लॉटर हाउस में, उसको बचाया जाता है। गौ माताओं जो जिन्हें कत्ल खाने ले जाते हैं उनको भी बचाया जाता है। और अभी जो सरकार के द्वारा मीट एक्सपोर्ट का बहुत ही बड़ा कारोबार चल रहा है, वो मीट एक्सपोर्ट के लिए जो भैंस दूध देना बंद कर देती है या नर भैंस यानी कि पाड़ा, उनको भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में स्लॉटर हाउस में लेके जाते हैं, उनको भी बचाया जाता है। आज तक करीबन 5 से 6 हज़ार जीवों को यह संस्था द्वारा अभयदान दिलवाया गया है और इसी संस्था में रखा गया है। ऐसे तो यह संस्था एक डोनर के द्वारा यह जगह दी गई थी और आज 12 एकड़ के संकुल में बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यहाँ जलचर यानी बड़ा तालाब भी है, कबूतर के लिए चबूतर खाना बहुत बड़ा है, खरगोश भी हैं, गद्दे भी हैं, घोड़े भी हैं, गाय भी हैं, भैंस भी है, सभी तरह के जीव यहाँ हमारी संस्था में रहते हैं। इतना ही नहीं, यह जब कोई भी सत्कार्य रहता है तो उनको साथ देने वाले भी पुण्यशाली बहुत होते हैं। वैसे ही हमारी यह गौशाला के लिए करीबन 100 एकड़ जगह जो पुण्यशालियों की है, लेकिन उनका अभी कोई काम नहीं चल रहा है, वो हमें चारा उगाने के लिए दी हुई है। तो पूरा ऑर्गेनिक चारा वहाँ उगाकर यह पशुओं को खिलाया जाता है। इस तरह करीबन 50 से 60 हमारे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं। वो वर्कर नहीं है, गौ सेवक है। सुबह 6 बजे से लगा के रात को 8 बजे तक अपना कर्तव्य समझकर और पुण्य समझकर ये काम करते हैं, बहुत ही अच्छी सेवा देते हैं। इस तरह सेवा जो संस्था है बहुत ही सुंदर अभिगम से चालू की गई थी और आज उसका वट पुष्प होके बहुत ही बढ़कर ये संस्था में काम हो रहा है।
सर बहुत ही प्रेरणादायी बातें बताई और लोगों का इतना समर्पण है आध्यात्म को लेकर के और पशु प्रेम को लेकर के। सर भामाशाहों के बारे में आप क्या कहेंगे? अमूमन सुना तो ये जाता है कि राजस्थान में भामाशाह बहुत होते हैं, लेकिन गुजरात की धरा पे हम पहली बार सुन रहे हैं कि इतनी अच्छी गौशाला है। तो भामाशाहों को लेकर के आप क्या कहेंगे यहाँ गुजराती भामाशाहों को? जी ज़रूर पुण्यशाली। जब कोई भी अच्छा काम होता है तो वह काम में पुण्यशाली भी जुड़ते जाते हैं। वैसे हमारे वापी यानी एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या प्रॉपर्टी होल्डर हो या बिल्डर्स हो, वो सब हमारे ट्रस्टीगण भी है और उनका पूरा ग्रुप बना हुआ है। जब भी कोई भी ज़रूरत होती है यह संस्था को, तो बोलते हैं ना कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वैसे हमारे डोनर भी ऐसे हैं कि जब भी ये संस्था को जहाँ भी ज़रूरत होती है तो वहाँ उनकी सहायता बहुत ही दिल से दी जाती है। आज तक ये संस्था को कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। और उसके साथ साथ हम गुजरात गवर्नमेंट का भी आभार करते हैं कि उनके द्वारा हर दैनिक 30 रुपया गाय और भैंस वर्ग के प्राणी के लिए 30 रुपया दैनिक उनके द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस तरह गुजरात सरकार का भी हमें बहुत ही अच्छा सहयोग यहाँ प्रदान हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद ये सब प्रेरणादायी बताने के लिए। राजेश जी, आपके बगल में भी एक महापुरुष बैठे हैं, ये भी अपने गले में बालाजी की कंठिया धारण करके बैठे हैं, तो इनका भी परिचय ये क्या किस तरह से सुना है कोई आयुर्वेदिक शिविर यहाँ लगाते हैं? जी, ये महाशय के हाथों में कोई देवी शक्ति है, वह पता नहीं कैसी देवी शक्ति है, लेकिन जो भी उनके द्वारा गौशाला में निःशुल्क शिविर चालू किया गया और जैसे जो भी दर्दी आता है उनके यहाँ जो ट्रीटमेंट पाता है उनके हाथ से वो एकदम खराब परिस्थिति में आता है और हंसते हंसते चला जाता है। नस का प्रॉब्लम हो या कोई भी शरीर का जो भी प्रॉब्लम हो, उनके द्वारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एवं नस की प्रेशर की जो ट्रीटमेंट है उनके द्वारा बहुत सारे पेशेंट यहाँ से अच्छे होके जा रहे हैं और उनको दुआएं दे रहे हैं। जो हॉस्पिटल में बोलते हैं 5-5, 6-6 लाख का खर्चा होगा और जिनकी परिस्थिति नहीं है, जो 5 रुपया 10 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हैं, ऐसे गरीब लोग, उनके लिए तो ये भगवान के समान है। वो यहाँ एक भी रुपया खर्च किए बिना अच्छे होके जाते हैं। वो परमात्मा की और देवगुरु की उन पे बहुत ही अच्छी कृपा है और उनके द्वारा यह कृपा स्वार्थवश नहीं लेकिन परमार्थवश जो कार्य किया जा रहा है वो भी बहुत ही सराहनीय है और हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई सर। हम वैद्य जी से अनुमति लेकर के उनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये शिविर यहाँ जो लगाते हैं ये कब कब लगाते हैं और अन्यंतर राज्यों के या वापी या गुजरात शहर के बाहर जो भी पीड़ित हैं कौन कौन सी बीमारियाँ ये ठीक करते हैं, हम जानना चाहेंगे वैद्य जी से। वैद्य जी जय श्री राम, नमस्कार। आपने तो बालाजी का कंठी अपने कंठ पे धारण की हुई है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। अपना परिचय दीजिए हमारे पाठकों को और बताइए ये जो शिविर लगाते हैं ये कहाँ कहाँ लगाते हैं आप? क्या यहीं वापी में लगाते हैं या वापी गुजरात से बाहर भी लगाते हैं? और किस तरह की आप जो बीमारियां हैं, अभी आपके बगल में बैठे हैं भामाशाह, उन्होंने बताया कि 5-5, 7-7 लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते और आप 5 रुपए की जड़ी बूटी में ही उनको ठीक करते हैं, ऐसा क्या है बताइए हमारे पाठकों को। मेरा नाम रोहितास कुमार सोनी है। मैं 91 से ही वापी में रहता हूँ। राजस्थान की धरा से जुड़ा हूँ, बचपन भी राजस्थान में, पढ़ाई भी राजस्थान में और हमारे परिवार पे बालाजी का इष्ट है और हम जिस निस्वार्थ सेवा करते हैं। यही नहीं, मैं पूरी गौशाला में भी राजेश जी की आशीर्वाद से लगा लो या गायों के आशीर्वाद से लगा लो, मैं यहाँ जिस भी पेशेंट को, जो मरीज कहीं भी ठीक नहीं हुआ तो 5-5, 7 लाख जो बोले कि आज इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, वो मेरे पास आते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आपको 24 घंटे में मैं ठीक कर दूंगा बिना ऑपरेशन के, और होते हैं। और ये निस्वार्थ होता है, मैं कोई फीस वगैरह किसी से लेता नहीं हूँ। मंगलवार को मेरा सूरत में रहता है, बुधवार को मेरा सिलवासा में रहता है, गुरुवार को अहमदाबाद रहता है, शुक्रवार शनिवार वापी में रहता है।
संडे को मेरा बॉम्बे में रहता है, हर संडे को बॉम्बे, वहाँ भी पेशेंटों की इतनी भीड़ लगी रहती है कि उनको टोकन सिस्टम चलता है। और यहाँ जब से गौशाला में चालू किया है, यहाँ भी खूब लाइन लगती है। अच्छे अच्छे, मतलब ये नहीं है कि गरीब ही है, अच्छे घराने से भी सभी आते हैं और सबको। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका 2 दिन बाद बॉम्बे लीलावती में ऑपरेशन है, मेरे पास आए, मैंने उनको बिना ऑपरेशन के ठीक करके दिया है। वो सब ये बालाजी की कृपा से सब हो रहा है। वैद्य जी, लेकिन बालाजी की कृपा तो मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कुछ तो करते होंगे ना कि वो मरीज़ ठीक होता है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि जिनके लाखों रुपया खर्च करना हो, लेकिन आप कुछ तो करते होंगे। ऐसा क्या करते हैं? कोई मंत्र लगाते हैं, झाड़ा फूंकी करते हैं, या क्या सिद्धि है आपको? क्या मर्म विद्या है आपके पास में? कुछ बताएं। और कैसी बीमारियां होती हैं जिनको आप ठीक करते हैं? ये नसों का, पूरे शरीर की नसों का, जो नसें दब जाती हैं, कमर में है, गर्दन में है, डॉक्टर बोले सर्वाइकल है, कमर में दब गई, बोला बिना ऑपरेशन के ठीक हो। मैं वो एक्यूप्रेशर से, वो नसों का मेरे को पूरा नॉलेज है पूरी बॉडी का, एक्यूप्रेशर से मैं उनको ऑन द स्पॉट ठीक करके भेजता हूँ। आयुर्वेद में मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मेरे माता जी के भी 30 साल से मेरी माता जी ने भी अच्छी सेवा की है लोगों की। उन्होंने भी 20 पेशेंट रोज़ाना देखे हैं, वो प्रिंसिपल होते हुए भी। और आज मैं जो सेवा कर रहा हूँ, ये मेरी मर्म विद्या है। इसको मैं जैसे है, जहाँ तक है मेरे शरीर में श्वास है, मैं इसको ऐसी प्रक्रिया को जारी रखूँगा। तो इसके अलावा वैद्य जी, तो फिर काम कैसे चलता है? परिवार भी लंबा चौड़ा है, होता है, खर्चे भी होते हैं, तो क्या कुछ दवाइयाँ भी देते हैं, या कैसे क्या सिस्टम होता है? आयुर्वेद दवाइयाँ देते हैं, जिसमें 50% दवाइयाँ मैं और मेरे घर पे सभी मिलके घर पे भी बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ लाके। और बाहर कंपनियों से आयुर्वेद दवा भी आते हैं, जो मेरे को दवा कंपनियां मुझको दवा में कमीशन देते हैं, मैं उसमें ही संतुष्ट होकर अपना गुजारा करता हूँ। जी जी वैद्य जी, तो हम आपसे एक यक्ष प्रश्न और करना चाहेंगे। हमने अभी काफ़ी पिछले दिनों मीडिया में हमने काफ़ी देखा था कि राजस्थान में भी आपने जगह जगह शिविर लगाए हैं, तो कैसे लगाते हैं? आप स्वयं जाते हैं, या वहाँ के कोई आयोजन होते हैं, या संगठन होते हैं? कैसे, किस तरह से आप, अगर मैं मान लो मैं नीमका थाना क्षेत्र से हूँ और सीकर चीफ एडिटर हूँ संभाग का, अगर चूरू, झुंझुनू या सीकर जिले में उधर नीमका थाना में कोई इस तरह का शिविर लगवाना चाहे तो क्या अनुमति प्रदान करते हैं, या उसकी क्या प्रक्रिया होती है? कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। उसकी प्रक्रिया ये है कि लोगों को जो ठीक होके जाते हैं, एक आदमी ठीक होता है वो 4 को बताता है, 4 ठीक होते हैं वो 10 को बताता है। ये पूरे भारत में फैलती है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, संगठन होते हैं, या स्वर्णकार दल होते हैं, कोई भी दल होते हैं, वो फिर हमसे बात करते हैं और सलाह लेते हैं। उसके बाद हम उनको जब भी समय होता है, समय देते हैं कि हम इस डेट को आपके यहाँ कैंप लगा सकते हैं, तो वो संस्था व्यवस्था करके फिर हमको बुलाती है, हमारी टीम जाती है, फिर हम उनको 2 दिन का या 1 दिन का जो भी कैंप करते हैं, करके उनको सब निस्वार्थ सेवा दे के आते हैं। दवाइयाँ जिनको देते हैं, दवाइयों का पैसा हमको लेना है, क्योंकि हमारे भी परिवार है, सब कुछ है। और दवाइयाँ जहाँ से बाहर से जड़ी बूटियाँ आती हैं, उनका भी हमको पैसा देना रहता है। इसके लिए दवाइयों का पैसा हमको लिया जाता है, बाकी फीस कोई भी नहीं है। और ये है, मेरा दावा है कि मेरे पास जो मरीज़ आ गया वो ठीक होके जाएगा। तो वैद्य जी, एक अगर शिविर लगवाता है कोई, तो आप एक दिन में अमूमन कितने मरीज देखते हैं? और उन मरीजों का क्या कोई रजिस्ट्रेशन होता है, या क्या प्रक्रिया होती है फिर? हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, नाम लिखा जाता है उनका, क्योंकि डेट पहले से तय की जाती है। उसके बाद वो डेट में फिर उसमें रजिस्ट्रेशन चालू होता है उनका। एक दिन में 70 से 80 पेशेंट मैं देख लेता हूँ और ठीक करके ही उनको भेजता हूँ। क्या कोई आयोजक आपको फ़ोन करे और वो कहे कि मैं मेरे शहर में 2 दिन का शिविर लगाना हूं, तो क्या आप वापी गुजरात से आने जाने का खर्चा उससे लेते हैं, या किस तरह से क्या करते हैं? नहीं, हम उनसे कोई भी खर्चा नहीं लेते हैं। और उनको पहले वो अगर मेरे से आयोजक ये बोलते हैं कैंप लगाना है, तो हमारे पास कौन से दिन समय है, कौन से महीने में है, तो समय हम तय करके ही आगे समय देते हैं। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि यहाँ कैंप लगाना और मैं उठ के चला गया, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ही पक्का शेड्यूल है। मैं एक दिन भी फ्री नहीं रहता हूँ, 24 घंटे में बिजी रहता हूँ।
ये सुन रहे थे आप वैद्य रोहतास जी को उर्फ बबलू भाई, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, अभी नीमका थाना के डाबला गांव से बता रहे हैं। और यहाँ वापी गुजरात में अपने आयुर्वेद के माध्यम से और अपनी मर्म विद्या के माध्यम से और अपने बालाजी के इष्ट से यहाँ पीड़ितों की सेवाएं कर रहे हैं। आज तक लाखों लोगों को इन्होंने ठीक किया है। तो हमारे कैमरे के सामने, एसजी मीडिया के कैमरे के सामने आप दो विभूतियां देख रहे हैं। एक पीड़ित पशुओं की सेवा करते हैं और एक। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा रोल यहाँ पे यही है कि जितने भी यहाँ बोल जीव हैं उन सब की सेवा करना, या जो कत्ल खाने जाते रहते हैं उन्हें अभयदान देना, उन्हें रास्ते में जाके बचाना। तो बचाते कैसे हैं? मतलब ये क्या कोई ट्रकों में भर के तस्करी करते हैं या कैसे, किस तरह से बचाते हैं आप? क्योंकि वापी तो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ संभवतः ये एशिया का ही सबसे बड़ा केमिकल इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ दमन है नज़दीक, सैलवासा है, नगर हवेली है, समुद्री तट है, तो यहाँ बंदरगाह भी होंगे। तो किस तरह से तस्करी होती है इन पशुओं की, ज़रा हमें बताइए आप। ये यहाँ पे तस्करी होती है, जैसे राजस्थान या गुजरात से महाराष्ट्र में तस्कर करके लेके जाते हैं ट्रकों में भरकर, जिनके पास कोई पास परमिट वगैरह तो कुछ होता नहीं है। तो हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे सीनियर के द्वारा हमें दी जाती है, तो हम उसे हाईवे में जाते हैं और पुलिस को कंट्रोल करते हैं, और या तो जिस एरिया में रहता है वहाँ के एरिया पुलिस को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं, और उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। उन पर केस करने के बाद जितने भी मवेशी होते हैं उन्हें हम अपने श्री अजीत सेवा ट्रस्ट राता पांजरापुर गौशाला में लेके आ जाते हैं। जी जी जी। अब ये दो महान विभूतियाँ थी, ये इलाज करती हैं और इनका इलाज कुछ अलग तरीके का है, क्योंकि भामाशाह पैसा देते हैं और ये उन तस्करों को धर दबोचते हैं जो पशु तस्करी करते हैं, नंदी तस्करी करते हैं, गायों की तस्करी करते हैं स्किन के लिए, क्योंकि पशुओं की खाल से वस्त्र भी बनते हैं, बैग बनते हैं, जूते बनते हैं। और ये बहुत ही विडंबना है कि भारत भूमि पर गायों की खाल उतार करके उनके जूते बनाए जाते हैं और अच्छे अच्छे घरानों के महिलाएं, पुरुष, भद्र पुरुष उन्हें पहन करके इस सरजमी पर चलते हैं। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में सीकर चीफ एडिटर ईश्वर आसट को। इस तरह से चारे की गाड़ियां भर के आती हैं बाहर से गौशाला में। इधर अभी शायद ये पशु एम्बुलेंस है, इसमें किसी पशु को रेस्क्यू करके लाया गया है। ज़रा देखते हैं इसी गौशाला में। या तो रास्ते में कहीं पे गिरा रहा होगा तो फ़ोन आया था, उसको लेके आ गए हैं। फिलहाल इसको तकलीफ़ है, उसके पेट में कोई तकलीफ़ है, जैसे कि कुछ प्लास्टिक खा लिया होगा या फूड पॉइजनिंग जैसे कुछ हो गया होगा। तो अभी क्या करेंगे सर? इसका यहाँ हॉस्पिटल है क्या आपके गौशाला में? हाँ जी है, हमारे पास दवाखाना है, वहाँ पे ही भेज रहे हैं अभी। डॉक्टर्स भी है, पूरी टीम है हमारे पास। अच्छा, पूरी टीम है? पूरी टीम है। दिखाएंगे हॉस्पिटल कहाँ है? हाँ जी, दिखा सकते हैं। ये देखिए मेन गेट पर अभी जिस गोवंश को लाया गया था इस एम्बुलेंस से, उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा यहाँ नीचे उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के सामने करके यहाँ हाइड्रोलिक सिस्टम से उतार लिया गया है। और यहाँ पहले से भी काफ़ी घायल गोवंश हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी व्यवस्था है यहाँ। ये देखिए सभी गायें हैं जो यहाँ गुजरात के वापी शहर से जो भी अनेकों दर्जनों नेशनल हाईवे लगते हैं वहाँ पे तस्करों के माध्यम से ये पकड़ी भी जाती हैं, तस्करों से छुड़ाई जाती हैं। कई नंदी या गायें छुड़ाते वक्त ट्रोले पलट जाते हैं और घायल हो जाती हैं। इसी तरह से देखिए अच्छी खासी दवाइयाँ लगा करके ये गाय है और ये इसका छोटा सा गोवंश है जो अपनी माँ के पास में बैठा हुआ है, वो घायल अवस्था में है। और यहाँ अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं। ये सभी घायल गायें हैं जिनको यहाँ रेस्क्यू कर लाया गया है। इस बाड़े के अंदर गायें हैं, ये क्या है? ये जितने भी हमारे बाड़े के अंदर गाय हैं, तो इनमें से किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो किसी को जैसे ये गौमाता है सामने जो आपके दिख रही हैं, ये गौमाता को कैंसर हो गया था सींग का, तो अभी फ़िलहाल हमने इलाज करके उनका सर्जरी करके ठीक कर दिया है। ऐसे ही हमारे पास जो ये वेटनरी टीम है, ये पूरी हमारी वेटनरी टीम है और बाकी की एक टीम बाहर भी है। तो ये लोग अभी जो भी लेके आते हैं तुरंत ही उपचार होता है यहाँ पे। हमारी मुमकिन कोशिश हमेशा रहती है कि इन्हें कैसे भी करके खड़ा कर दे। एक बार देखिए हमारे यहाँ पे एक और तकलीफ़ है, जो एक्सीडेंट होते हैं ट्रक से एक्सीडेंट जो होते हैं ना, उनमें से हम 70%
इनको नहीं बचा सकते हैं, 30% ही हम रिकवर कर पाते हैं, क्योंकि ये इंसान तो है नहीं, इनको पता नहीं चलता कैसे पलटना है, क्या संयम रखना है, कब दवाई खानी है, कब कैसे रहना है, तो पता नहीं होता, उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। 70% मृत्यु हो जाती है, 30% हम बचा लेते हैं। नमस्कार नमस्कार, अपना परिचय दीजिए सर, थोड़ा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जयदीप पटेल है, मैंने डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री किया है और ये भी मैं इधर पे गौशाला में सेवा कर रहा हूँ। तो आप गौशाला में एज ए एम्प्लॉय, एज ए डॉक्टर आप परमानेंट हैं? हाँ, मैं असिस्टेंट वेटनरी डॉक्टर के साथ असिस्ट कर सकता हूँ, तो मैं इधर पे काम करता हूँ असिस्ट तरीके। डॉक्टर साहब, ये किस तरह के केसेस आए, एक्सीडेंट केसेस हैं या क्या हैं ये सब एक्सीडेंट केस ही है, बाहर से आते हैं और ये उसका पूरा एक्सीडेंट होता है ना, तो ये कमर का भाग पूरा फ्रैक्चर है, टूट ही जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता, सबको ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो इनमें से कुल मिला के अभी शिवम जी बता रहे थे कि 30% को आप बेमुश्किल बचा पाते हैं। हाँ, वही ऐसे में ये जितने बचा पाए इतने ये खड़े हैं ना, उतने हम लोग ने बचा लिए हैं। अच्छा, जो अंदर वो वार्ड में खड़े हुए हैं, वो सामने जो दिख रहे हैं, वो सारे के सारे आपने बचा लिए हैं। जी जी जी, ये देखिए तुरंत प्रभाव से यहाँ गौशाला में मेडिकल की ट्रे भी आ गई है। इसमें भांति भांति की मेडिसिन्स है, दवाइयाँ है, जेल है, ग्लव्स रखे हुए हैं। गौशाला में सामने एक तस्वीर है भगवान कृष्ण की, और ये किस मुद्रा में है, ये हाथ उठा करके कह रहे हैं कि मानव तू चिंता मत कर, कर्म अच्छे करे जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। और इसी के साथ में यहाँ खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है शायद इस गौशाला का। देखते हैं क्या कुछ है यहाँ। ये गोदाम में सूखा चारा भरा हुआ है, इसके साथ में यहाँ खल बिनोले और इस टाइप की बोरियों के यहाँ ढेर लगे हुए हैं। ट्रैक्टर भी खड़े हैं, थ्रेसर भी खड़े हैं, हरा चारा भी भरा हुआ यहाँ खड़ा हुआ है। काफ़ी लंबा चौड़ा गोडाउन है, यहाँ काफ़ी मशीनरियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, और सैकड़ों कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। साफ सफाई है, अच्छी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ गौशाला की। हम तो यही कहेंगे कि अन्य जो भी गौशालाएं पूरे भारतवर्ष में चलती हैं, उनको ऐसी गौशालाओं से भी कुछ सीखना चाहिए। अच्छी बातें हैं, कोई अच्छी चीज़ें सीखे तो। और ये भामाशाहों के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा चलती हैं। सरकार के द्वारा तो मात्र खाना पूर्ति के लिए एक गाय के लिए 30 रुपया रोज़ाना दिया जाता है, जिसमें एक बच्चा भी भर पेट नाश्ता नहीं कर सकता है। आज हमें काफ़ी समय दे रहे हैं। शिवम जी, कितनी गायें हैं इस वार्ड में? इस वार्ड में लगभग 222 गाय थी और अभी तो फिलहाल अलग किया गया है, तो मेरे हिसाब से 130 के लगभग हैं। तो ये इनको कैसे चारा कितने टाइम डालते हैं और कौन डालता है? 3 टाइम चारा डाला जाता है। एक टाइम में सूखा डाला जाता है, दूसरे टाइम में रहता हरा चारा है लेकिन उसको स्कैप करके डालते हैं, और तीसरे टाइम में हरा चारा कोमल डाला जाता है, जो कोमल रहता है एकदम नरम। हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के अबोलजू हैं, सभी प्रकार के अबोलजू हैं, जैसे कि कुत्ते हैं, बंदर हैं, घोड़े हैं, खरगोश हैं, हंस है, बहुत अलग अलग मछलियाँ हैं। तालाब है हमारे पास काफ़ी बड़ा, कबूतर कई हजार की तादाद में। जी जी जी, शिवम जी आइए फिर से चलते हैं इस गौशाला में। वैसे शिवम जी, ये गौशाला कितने एकड़ में बनी हुई है? ये गौशाला अभी फिलहाल 18 एकड़ के लगभग में बनी हुई है, जिसमें ये सुन रहे हैं आप गौवंश की आवाज़ें, और यहाँ इनके लिए शानदार व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में गायें हैं। अभी शिवम पांडे जी बता रहे हैं कि हाईवेज पे जो तस्कर शेल्टर हाउस में काटने के लिए इनको ले जाते हैं, उनके द्वारा, उनकी टीमों के द्वारा, गो रक्षकों के द्वारा, गो सेवकों के द्वारा 24 घंटे रात्रि को अगर 1 बजे भी अगर इन्हें सूचना मिलती है कि कहीं कोई दरिंदा इन्हें काटने के लिए शेल्टर हाउसों में लेकर के जा रहा है, तो ये अपनी जान जोखिम में डाल करके इन गौ माताओं की, जिन्हें हिंदू धर्म में और सनातन शास्त्रों में 36 कोटि जो देवता हैं वो इनके शरीर में निवास करते हैं, और उन्हीं शास्त्रों को और उसी आध्यात्म को मद्देनज़र रखते हुए शिवम पांडे जैसे गौ रक्षक हैं, वो इनकी सेवा में 24 घंटे अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। पांडे जी, इस वार्ड में तो ये बकरे ही बकरे दिखाई दे रहे हैं, बकरियां भी दिखाई दे रही हैं। ये कैसा वार्ड है? ये तीनों सेट पे बकरियां हैं, अलग अलग केसेस के हैं। जैसे कि ये जो है ये GIDC का है, और उसके बाजू में जो है वो चिकली का है, उसके आगे वाला वापी टाउन का है। ऐसे अलग अलग भिलाड़ के हैं, एक बाजू में सेट है वो भिलाड़ के, एक पीछे साइड में भी रखें। तो ऐसे हमारे पास लगभग 1500 से अधिक
बकरे और बकरियां और भेड़ हैं, और जो अभी कुछ दिन पहले ही हम बचा के लाए हैं, लगभग 4 से 5 महीने पहले। हमने इतनी क्रूरता से भर के ले जा रहे थे, जहाँ पे जगह होती है सिर्फ 30 से 40 रखने के, वहाँ 200 और 250 बकरे रखते हैं, जिससे ये सफोकेशन के कारण कभी कभी हम ट्रक पकड़ते हैं, उसके अंदर 2-2 4-4 मरे हुए निकलते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि कुदरती मौत मरे और किसी के मारने से ना मरे ये। जी जी जी, ये थी इस वापी की गौशाला का बकरा बकरी वार्ड। और सनातन शास्त्रों के हिसाब से जय श्री राम, यहाँ बालाजी भी विराजित हैं इस गौशाला में। और ये देखिएगा आप, काफ़ी सैकड़ों वर्ष पुराना ये वट वृक्ष, इस तरह के वट वृक्ष काफ़ी हैं यहाँ पे। और ये देखिए आप, पीछे बच्चे भी हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ काफ़ी उनके गौशाला में। देखिए झूले वूले बच्चों के लिए। शिवम जी, यहाँ क्या बच्चे आते हैं क्या? ये लगा रखे हैं आपने मेले की तरह? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे हमेशा बच्चे आते हैं। अभी शाम होगी, थोड़ी देर बाद बहुत सारे बच्चे आएंगे खेलने के लिए। और कोई ऐसी स्कूल भी होती है जो विजिट करवाने के लिए बच्चों को हमारे यहाँ लेके आते हैं। कई ऐसी स्कूल हैं आसपास की, तो स्कूलों के बच्चे आते हैं, यहाँ खेलते हैं और अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। शिवम भाई बताएंगे कि ये खरगोश इस गौशाला में क्या कर रहे हैं? इनकी भी तस्करी होती है क्या? जी शिवम जी बताइए। जी, तस्करी तो इनकी भी बहुत बुरी तरह से ही होती है, बहुत ज़्यादा लोग तस्करी करते हैं। पर ये कुछ ऐसे हैं जिनको छुड़ाया भी गया है बेचने वालों से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो घर में रखे जाते हैं पेट की तरह, फिर बाद में वो लोग नहीं पाल सकते हैं या कहीं जाने वाले होते हैं, तो वो लोग हमारे यहाँ लाके छोड़ सकते हैं। और हम जी शुभम, बहुत अच्छी बात बताई आपने। खरगोश हमारे राजस्थानी भी बहुत पालते हैं, लेकिन जब इनका कुनबा बढ़ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। उन्हें हम बताना चाहेंगे कि वापी गुजरात में एक ऐसी गौशाला है जहाँ आपके पालतू खरगोशों को भी रखा जाएगा। अरे ये देखिए, गौशाला में बकरियां भी हैं, भेड़ भी हैं। और हमारी आवाज़ सुन करके एसजी मीडिया का कैमरा और माइक देख करके ये देखिए गेट के सामने आ गई हैं। आवाज़ सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें इन गौशाला वालों ने अभय दान दिया है। वो मैं कर रही है। जी शिवम जी बताइए आप, ये बकरियां कहाँ से लेके आए? भेड़े भी हैं ये तो? हाँ, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि ये जो इलीगल इनका कोई पास परमिट नहीं होता और ट्रक में भर के इनको इतनी बुरी तरह से भरे रहते हैं ना कि जब हम पकड़ते हैं कभी कभी तो हम लोगों को 10 मिनट सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये इसमें एक ट्रक में समझिए 10 से 12 भरने को होता है और वो लोग 200, 250, 300 ऐसे रहते हैं। तो ये जो पकड़ा गया था तो इसमें लगभग 242 बकरे थे मेरे हिसाब से। जी शुभम, तो इनका शो में फिर आप लोग करते क्या है? इनका कुछ नहीं, ये जब तक हैं इनको खिलाएंगे, अपनी कुदरती मृत्यु उनको प्राप्त हो जाएगी। तो ये दूध वगैरह भी देती होंगी? नहीं, इसमें तो दूध देने वाले एक भी नहीं है, और अगर हैं भी तो उनके बच्चों के लिए हम छोड़ देते हैं। जी ये प्रमोद धर्मे का काम भी, यहाँ जो दूध है वो भी नहीं निकाला जाता है इन भेड़ बकरियों का, और उनके बच्चों के लिए छोड़ दिया जाता है। देख रहे हैं ना आप, ये क्वार्टर्स भी बने हुए हैं। शिवम जी, इनमें कौन रहता है? इनमें हमारे जो काम करने वाले स्टाफ हैं वो लोग रहते हैं, वर्कर रहते हैं। इसमें हम वर्कर तो नहीं, उनको गौरक्षक ही कह सकते हैं, एक हिसाब से गौसेवक हैं वो। तो इस गौशाला में हमें घूमते घुमाते लेके आए आप। ये तो हमें हिमाचल से जैसा भारी भरकम जंगल नज़र आ रहा है, और इसमें तो हमने ऐसे पेड़ ये नज़र आ रहे हैं जिनकी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। ऐसे पेड़ भी यहाँ लगाए हुए हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में? हाँ जी, यहाँ पे जो सब है ना देसी वृक्ष लगे हुए हैं। कुछ ऐसे आम हैं जिनकी प्रजाति लुप्त हो रहे हैं, उन्हें यहाँ पे लगाया गया है। आंवला है, वो बड़े वाले जो आंवले होते हैं ना, वो बड़े वाले आंवले हैं, ये लुप्त हो रहे हैं, अभी तो मिलना मुश्किल हो रहा है बड़े आंवले। तो वो जो भी लुप्त हो रहा है उन्हें हम यहाँ पे संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मतलब जो जिन पेड़ों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं? कुछ 2-4 का नाम बताएंगे? देखिए, जैसे वो आंवला है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा, और वो अब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन इतने बड़े वाले आंवले नहीं मिलते हैं। और ऐसे यहाँ पे एक स्टार फूड है सामने, उस साइड देखना पड़ेगा, स्टार फूड है, वो भी लगभग लुप्त हो रहा है। ऐसे ये कदम है, कदम बामुश्किल से अब देखने को मिलते हैं। गुजरात में तो लगभग अभी कुछ जड़ी बूटियों के पेड़ भी हैं क्या? इसमें जड़ी बूटियां तो बहुत है। वैद्य जी आए थे, रोहतास वैद्य जी भी लेते हैं क्या यहाँ से दवाइयाँ? कई बार आए हैं और यहाँ रिसर्च करके गए। उन्होंने कभी बताया नहीं हमें कि हमने जड़ी बूटियां लिया, लेकिन ये बोले कि हाँ बड़े कारीगर पेड़ हैं यहाँ जो अंदर है। अच्छा, अभी जो वैद्य रोहतास जी का आप साक्षात्कार देख रहे थे, वो भी इस जंगल में आकर के जड़ी बूटियां लेके जाते हैं। अभी शिवम पांडे जी ने बताया कि वैद्य जी यहाँ से क्या चुरा के ले जाते हैं ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन वो उसको मानव सेवा में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ये आप कोलाहल सुन रहे होंगे, हंसों के जोड़े हैं। आपने गाना सुना होगा, 2 हंसों का जोड़ा। आज हम आपको वापी की इस गौशाला में बहुत बड़ा तालाब देख रहे हैं, इसमें ये हंसों का जोड़ा अभी हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे।
अभी हम जानना चाहेंगे कि ये हंस कहाँ से आए हैं, क्या इनकी भी तस्करी होती है क्या? शिवम जी, ये जो तालाब में हंस तैर रहे हैं, ये सामने बड़े अच्छे लग रहे हैं हमें ये कोलाहल करते हुए, क्या ये भी तस्करी होती है या ये कहाँ से आए हैं? देखिए, तस्करी तो इनकी भी बहुत होती है, लेकिन ये लगभग आज से इनकी जो प्रजाति है वो 5 थे, अभी तो काफ़ी हैं, 10, 12, 15 हैं। पहले 5 थे, तो ये 5 बहुत छोटे बच्चे थे जिनको किसी पुण्यशाली द्वारा बचा के हमारे यहाँ पे लाया गया था, और आज ये इतने हो गए हैं और भगवान की दया से आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तो कुछ पीछे साइड है, वहाँ घूम घूम के आ रहे हैं, नदियों को घूम के आ रहे हैं। और शिवम जी, गौशाला में इन पत्थरों का क्या काम है? ये पत्थर नहीं है, ये नमक है, सेंधा नमक। अभी तो फिलहाल ये थोड़ा बारिश की वजह से इसमें धूल और ये चढ़ गया है, लेकिन इसको धोने के बाद हम हर एक पशु के सेट पे रखते हैं, एक एक 2 रख देते हैं, ताकि उनके शरीर में जब नमक की मात्रा कम लगे तो उसको चाटने के बाद वो उसको पूर्ण कर सके। कहाँ से सप्लाई होता है? ये कौन सा नमक है? ये काठियावाड़ से आया था, इसको सेंधा नमक बोलते हैं। और ये जो है, नमक की मात्रा उनके शरीर में कम होती है पशुओं के, तो वो खुद ले लेते हैं इसको चाट करके। अभी तो ये स्टॉक पे रखा है, इसलिए थोड़ा बारिश हुआ है और खुला है, तो ऐसा है, इसको धो के और वापस फिर रख दिया जाता है। जी, गाय गोवंश की यहाँ इस गौशाला में हर तरह से ध्यान रखा जाता है। देखिए, सेंधा नमक जो संभवतः पाकिस्तान में पैदा होता है और यहाँ गुजरात तक पहुँच गया है। हमें देख करके गौशाला में ये देखिए आप, शायद इसी के बच्चे हैं, ये सभी हमारे पैर चाट रहे हैं। अरे भाई रुको 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 रुको। अच्छी खासी व्यवस्था है। ये देखिए, चारों तरफ गायें हैं भिन्न भिन्न नस्लों की, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जहाँ नंदी की पूजा हो और वहाँ शिव भोले विराजित ना हो। वापी की इस गौशाला में सामने शिव भी विराजित हैं, और शिव के आगे और पीछे, बाएं और दाएं, हर तरफ उनकी जो सवारी है, जिसको सनातन के शास्त्रों में नंदी कहा जाता है, वो नंदी महाराज यहाँ इस वापी की गौशाला में आप चारों तरफ देख सकते हैं। बड़े अभी कुछ देर पहले हमने वैद्य रोहतास सोनी और बबलू भाई का एक साक्षात्कार लिया था, और आज ये गौशाला में यहाँ आप देख रहे हैं एक शिविर जो हफ्ते में 2 दिन लगाते हैं। देखते हैं, अभी इनके पास में जो पीड़ित हैं, पेशेंट हैं, उनकी भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, उनकी सेवाएं भी कर रहे हैं। सामने महिला बैठी हुई हैं, शायद उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है। हमने तो बराबर है, हमने देखी तुम्हारे पेशुटीनी समस्या વજન ઉપાડવાનો એક હાથથી, છોકરાને ઉપાડવા જાય ને એટલે એક હાથથી નહીં ઉપાડવાનો, બંને હાથથી, यानी दोनों हाथ से वजन उठाना है। एक हाथ से वजन उठाओगे पेशुटी की संगने चांस होते हैं, दोनों हाथ से उठाओ, कुछ नहीं होगा, उसका एसिडिटी भी खत्म हो जाएगा। हाँ, उससे एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी। ये दवाइयाँ देख रहे हैं, यही वैद्य जी अपने जो पीड़ित मरीज आते हैं, इनकी खुद की बनाई हुई भी दवाइयाँ हैं इनमें, कि अनेकों तरह की बाम हैं, अनेकों तरह की आयुर्वेद की दवाइयां हैं, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अच्छी अच्छी रेपुटेड कंपनियों में बनाई जाती हैं। सारा रिकॉर्ड भी ये यहाँ रजिस्टरों में दर्ज करके रखते हैं। क्या क्या बताया वैद्य जी ने? चक्कर आता था और गैस बन रहा था। वैद्य जी ने क्या बताया? अभी दवाई दी है? दवाई दिया, अभी पाउडर दिया और वो मलहम दिया मेरे को। जी 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 सर, नमस्कार। आप कैसे आए सर? क्या क्या? जय बालाजी। जय बालाजी। बताइए कैसे आए थे? मेरे पाँव में दर्द था, उसके लिए दिखाने आया था। ये दूसरी बार मैं आया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या क्या समस्या थी? मुझे पाँव में यूरिक एसिड की तकलीफ थी, उन्होंने दवाई वगैरह दी और अभी काफ़ी अच्छा है मुझे। जी जी। और अभी पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। अच्छा अच्छा। इस तरह से आयुर्वेद के ये शिविर लगाते हैं वैद्य रोहतास और बबलू भाई, और यहाँ इस गौशाला में, और काफ़ी एक शख्स और बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं। वैसे सेहत से तो काफ़ी मोटे ताजे लग रहे हैं। जी भाई साहब, नमस्कार। आपको मेरा अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं तलाश्री तालुका बजरंग दल प्रमुख हूँ, और यहाँ मेरे एक फ्रेंड्स है, उनके लड़के को गादी जो बोलते हैं ना, बाहर निकल आई थी। अच्छा। उन्हें डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला था उनको। यहाँ आने के बाद में उन्होंने, जो कि फीस भी भर दिया था, उन्होंने 10,000 रुपया वहाँ फीस भी जमा कर दिया था। यहाँ आने के बाद में महाराज के पास वो पूरी तरह से अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए एकदम।
आप तो बजरंग बली के भक्त हैं, बजरंग दल प्रमुख भी हैं, तो आप तो झूठ नहीं बोलेंगे। और ये देखिए वैद्य जी किस तरह से कसरत करते हैं, किस तरह से ये देखिए मरीज़ को लेटा करके और अपनी मर्म विद्या से इनकी नसों को, जो नसें डिस्टर्ब हो जाती हैं उनको सेट करते हुए, अब ये विद्या जो है ये इनके हाथों में है। और हाथों में किस लिए है? हाथों में इसलिए है कि सामने बैठे हुए बालाजी का इष्ट इनके सर पे है। जी वैद्य जी क्या हुआ इनको? इनको कमर में से नस दबी हुई थी, वो 2 मिनट के अंदर इनकी नस ठीक हो गई, जिसको डॉक्टर्स अपनी भाषा में साइटिका बोलते हैं। उसको लेके घूमते रहते हैं, लास्ट मोमेंट पे पेशेंट को बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरे 5 मिनट में मैं ठीक कर देता हूँ। 5 मिनट में ठीक हो गई है। अभी देखते हैं, भैया भी बैठे हुए हैं। जी भैया, आपको कुछ रिलीफ मिल रहा है? हाँ, अभी मुझे जकड़न से ऐसा लग रहा है कि फ्री हो गया है शरीर में। अच्छा। हाँ, रोज़ मुझे जकड़न जैसा रहता था, तो अभी आराम है ऐसा लग रहा है। जी अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं वैद्य जी का ये यहाँ शिविर जो चल रहा है इस गुजरात वापी की इस गौशाला में। और यहाँ बजरंग दल के प्रमुख जैसे जो बजरंगी के खुद भक्त हैं आकर के यहाँ लोगों की पीड़ा को ठीक करवाते हैं। आप देख रहे हैं चीफ एडिटर ईश्वर आसेट को वापी की इस गौशाला से। और यहाँ आज ये गौशाला आयुर्वेदशाला भी वैद्य रोहतास और बबलू भाई ने बनाई हुई है। जी बजरंगी जी, क्या अभी मैं सुन रहा हूँ आप वैद्य जी को कोई शिविर लगवाने की बात कह रहे हैं? जी, अभी यहाँ का सब जो माहौल देख रहा हूँ और जो सबका रिस्पांस जो आ रहा है कि बहुत बढ़िया हो जा रहा है तुरंत एकदम, तो हम भी सोच रहे हैं कि तलासरी में इनका भी शिविर हफ्ते में एक बार रख लिया जाए और वहाँ की जनता को भी लाभ मिले इसका। कहाँ है ये तलासरी? तलासरी यहाँ से वापी से 30 किलोमीटर महाराष्ट्र का बॉर्डर आता है ये। अच्छा जी हाँ। तो वैद्य जी तो एक दिन में तकरीबन 70 से 80 पेशेंट देखते हैं, तो ये इतने पेशेंट का रजिस्ट्रेशन वगैरह ये आप करवाएंगे या कैसे क्या? अब वहाँ देखते हैं कैसा है, पहले बात करना पड़ेगा सबको, इनका क्या रिस्पॉन्स आता है वो तो। जी, कुल मिला करके आप यहाँ आए और वैद्य जी के इस मर्म विद्या से प्रभावित होकर के और आपने शिविर लगवाने की बात कही है। जी। ये भी शिविर लगवाएंगे। अब ये तो वैद्य जी जाने समय देंगे या नहीं देंगे। एक्सरसाइज के माध्यम से भी यहाँ मरीजों को ठीक किया जाता है उन्हें, और एक्सरसाइज करने की सलाह भी दी जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो इस टाइप के वैद्य होते हैं वो तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल तौर पे किया जा रहा है। दवाइयाँ भी दी जाती हैं और दवाइयों का जो उचित मूल्य होता है वो उचित मूल्य भी मरीजों से लिया जाता है। और बगैर दवा और बगैर दुआ के तो कोई ठीक हो ही नहीं सकता है, ना ही कोई ऐसी तंत्र विद्या है और ना ही ऐसी कोई मंत्र विद्या है। उसके लिए वैद्य जी के पास में बालाजी का इष्ट है और अपनी मर्म विद्या है। सीधा नहीं होता था, अब हो गया। अभी क्या किया है अभी देखते हैं। अब सीधा करो। आपका पैर पहले सीधा नहीं होता था ना, पहले इतने। वैद्य जी क्या हुआ? अबे इनका पैर क्या, इनके घुटने की नस कोई दब गई थी, पैर इनका मुड़ते वो सीधा नहीं होता था। अभी 1 सेकंड में सीधा हो गया। 1 सेकंड में सीधा हो गया है? ये तो भैया से ही पूछते हैं कि 1 सेकंड में सीधा हुआ है कि नहीं हुआ। भैया करना जरा। नहीं पहले क्या होता था? पहले मेरा इतना ही उठता था और ज़बरदस्ती उठाऊँ तो बहुत दर्द होता था, लेकिन अब है ना दर्द हो रहा है लेकिन उठ जा रहा है, पहले उठता भी नहीं था। नहीं, अब दर्द तो आपको काफ़ी दिन से है। कितने दिन से है? ये तो सालों से है, 2-3 सालों से है। हाँ, तो वो एकदम से थोड़ी होगा। 2 सेकंड में आपको रिलीफ मिला है, आप खुद कह रहे हैं ये बात। उठ रहा है पैर, अभी पहले तो उठता भी नहीं था। जी, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और बालाजी का इष्ट होना वो अलग बात है और खुद के हाथ में विद्या होना अलग बात है, जो आप यहाँ मेरे कैमरे के सामने प्रैक्टिकल तौर पे देख रहे हैं वैद्य रोहतास सोनी और बबलू भाई के इस शिविर में।